हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज भारती और स्वागत करता हूं आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लासेस कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है उद्देशिका या प्रस्तावना और राष्ट्रीय प्रतीक। ये दो टॉपिक को आज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो उद्देशिका या प्रस्तावना, तो 13 दिसंबर 1946 को जब तृतीय संविधान सभा की बैठक हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देशिका इसका विस्तार है। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव ही उद्देशिका का विस्तार रूप है। भारतीय संविधान में उद्देश्य या उद्देशिका अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, जबकि इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। हम लोग संविधान के शुरुआत में ये पढ़ चुके थे। सर्वोच्च न्यायालय, उद्देशिका के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को पढ़ने की कुंजी है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि उद्देशिका जो है वो क्या है? संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को पढ़ने की कुंजी है। के एम मुंशी ने क्या कहा था? भारतीय संविधान का उद्देशिका एक राजनीतिक राशिफल या जन्म कुंडली है। क्या कहा था? उद्देशिका जो है वो भारतीय संविधान का एक राजनीतिक राशिफल है या जन्म कुंडली है। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान की कुंजी है। जन्म कुंडली और राशिफल कहे थे के एम मुंशी, जबकि अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था भारतीय संविधान की क्या है? कुंजी है, कुंजी। N.A. पालकीवाला, इन्होंने कहा था भारतीय संविधान की उद्देशिका भारतीय संविधान का पहचान पत्र है। क्या है? पहचान पत्र। ठाकुरदास भार्गव तथा सुभाष कश्यप संविधान ने कहा था। ठाकुरदास भार्गव तथा सुभाष कश्यप ने क्या कहा था? संविधान शरीर है। अगर संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा। ये किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव और सुभाष कश्यप ने। दुर्गादास बसु ने कहा था उद्देशिका में स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श समाहित हैं। क्या है? उद्देशिका में स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श समाहित हैं। B.R. अम्बेडकर ने कहा था संविधान को एक पवित्र दस्तावेज। क्या कहा था? B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। और जो हम लोग अनुच्छेद 32 जो कि मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे उसके बारे में कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसको कहते हैं अनुच्छेद 32 को, उसको संविधान की आत्मा व हृदय माना था। कौन? तो B.R. अम्बेडकर ने। अब जानते हैं कि इसके बारे में क्या है नेक्स्ट चीज़। तो सबसे पहले 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें उद्देशिका जुड़ी हुई थी। तो सबसे पहले अगर पूछे कि उद्देशिका का किस अधिनियम के थ्रू जुड़ा हुआ था, तो 1919 के अधिनियम के थ्रू जुड़ा हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ? लगभग उसका कुछ अनुच्छेद लागू हो गया था। उसी दिन हम लोग आत्मार्पित अंगीकृत किए थे भारतीय संविधान को। तो उस समय संविधान सभा ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगर कोई पूछे संविधान का भाग है, सबसे पहले किसने माना था? संविधान सभा ने ही इसे माना था। फिर 1960 में एक केस था, उस केस का नाम था इन री बेरुबारी संघ केस। क्या था? इन री बेरुबारी संघ केस। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। फिर 1973 यानी कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत केरल राज्य केस हुआ था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना, क्या माना? कि उद्देशिका जो है वो संविधान सभा का अंग है, भाग है। फिर गोपाल नाथ बनाम पंजाब राज्य केस में भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गोपाल नाथ बनाम भारत पंजाब राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उन्होंने कहा था प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। क्या कहा था? प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले था 1960 में इन री बेरुबारी केस, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था। फिर 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि उद्देशिका प्रस्तावना का भाग है। और गोपाल नाथ बनाम भारत राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। उन्होंने यह स्वीकार किया और कहा प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। और जब प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग मान लिया गया तो इसके बाद इसमें संविधान संशोधन अब किया जा सकता था। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन 1976, कब? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए।
जो एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है उद्देशिका को लेकर कब, 42वां संविधान। और 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। अब 3 शब्द जोड़े जाने के बाद उद्देशिका का जो क्रम हो गया वो क्या हो गया, संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये याद रखना होगा क्रमबद्ध में, क्योंकि ये पूछा जाता है। अब संपूर्ण प्रभुता संपन्न का मतलब क्या होता है, तो होता है कि भारत मतलब एक ऐसा राज्य जो अपना आंतरिक और बाहरी मामले से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण प्रभुता संपन्न। तो भारत एक ऐसा राज्य है जो अपना आंतरिक मामला और बाहरी मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब होता है भारत एक ऐसा देश है जो आर्थिक समानता के साथ साथ लोक कल्याणकारी विचारधारा को लेकर भी चलता है। मतलब आर्थिक समानता भारत जो है वो आर्थिक समानता को तो मानता है, इसके साथ साथ लोक कल्याणकारी विचारधारा को भी लेकर चलता है। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, इसी को धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए, किसी भी देश की एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसका अपना कोई धर्म ना हो और वो सभी धर्मों को समान महत्व देता है। तो भारत के बारे में कहें तो भारत का जो सरकार है वो एक ऐसी सरकार है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है और जो ये सभी धर्मों को समान महत्व देता है। गणराज्य, देश में एक लिखित संविधान हो। गणराज्य का मतलब होता है कि देश में एक लिखित संविधान हो और उस देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो संविधान के अनुसार काम करे तथा उसका पद जो है वो वंशानुगत ना हो बल्कि चुनाव के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से चुनाव हो। तो भारत के बारे में अगर कहें तो भारत एक ऐसा ही देश है जिसमें एक लिखित संविधान है और जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है, संविधान के अनुसार ही काम करते हैं और उनका जो पद है वो वंशानुगत नहीं है। लोकतांत्रिक यानी कि अखंडता, इसके मतलब क्या होता है, तो देश में विभिन्न राज्य, मतलब किसी भी देश में विभिन्न राज्य, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा एवं संस्कृति है होने के बावजूद भी वो एक रूप में प्रकट होता हो, उसी को लोकतंत्र या अखंडता कहते हैं। जैसे कि भारत में यहाँ पे विभिन्न राज्य है, 1829 राज्य में बटा हुआ है, विभिन्न धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, विभिन्न बोलियाँ हैं, विभिन्न भाषा है, विभिन्न संस्कृति है, फिर भी हम लोग एक रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए इसको लोकतंत्र या अखंडता कहा जाता है। उद्देशिका अपने नागरिक को 3 प्रकार का न्याय सुनिश्चित करता है। उद्देशिका अपने नागरिक को कितने प्रकार की न्याय देता है, 3 प्रकार की। कौन कौन न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय देता है। उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और 5वां है उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कहाँ दी गई है, उद्देशिका में। उद्देशिका 2 प्रकार की समानता की भी बात करता है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कहाँ, एक प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता, ये 2 प्रकार की समानता देता है। संविधान का स्रोत, जो संविधान का स्रोत शुरू होता है वो किससे होता है, कुछ शब्द से, हम भारत के लोग से शुरू होता है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, मतलब उद्देशिका को हम लोग, ये नॉन जस्टिसेबल है, इसके लिए हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अब राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जानते हैं, तो भारत का जो राज्य चिन्ह है वो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शाका संवत, जिसको शक संवत भी कहते हैं, वो है। राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया 2010 में 100 रुपये पर बीच में चीर कर भी लागू किया गया। पक्षी जान ही रहे हैं, राष्ट्रीय कौन है, मोर। राष्ट्रीय पशु बंगाल बाघ, जिसको बंगाल टाइगर कहते हैं। राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय खेल हॉकी, वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन। और राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मन। याद रखने वाली बात यहाँ ये है कि जनमन गण को गाने में 52 सेकेंड लगता है। तिरंगा के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो 3 रंगों की पट्टी में विभाजित है और आयताकार है। कितने रंग की पट्टी में है, 3 रंग की पट्टी में है और ये आयताकार है, याद रखने वाली है। ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है, यानी कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2। इसके केंद्र में 24 तिलियाँ, कितनी तिलियाँ हैं, 24 तिलियाँ। और ये जो है न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया रंग है, किसका है, कौन सा रंग है, केसरिया, जो साहस का प्रदर्शन करता है। बीच में श्वेत रंग है जो शांति व सच्चाई का प्रतीक है और सबसे नीचे हरा रंग है जो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। अशोक स्तंभ के बारे में थोड़ा सा जानें, तो भारत सरकार द्वारा
26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, उसी दिन इसी अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। इसमें नीचे में देवनागरी लिपि में क्या चीज़, किस लिपि में? देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से लिया गया था। राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा, 26 जनवरी नहीं, 24 जनवरी को। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया। कहाँ से लिया गया जनगण मन को? गीतांजलि से। इसे गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। कितने सेकेंड लगते हैं? 52 सेकेंड। इसे सर्वप्रथम 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1896, यानी राष्ट्रीय गीत को पहले गाया गया है और राष्ट्रीय गान को बाद में। अब बिहार के बारे में थोड़ा सा जान लें, राजकीय प्रतीक। तो बिहार राजकीय पक्षी कौन है? बिहार की तो गौरैया है। राजकीय पशु कौन है? बेल है। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय फूल गेंदा। चिन्ह बोधि वृक्ष। मछली मांगुर मछली। और राजकीय भाषा यहाँ पे हिंदी और उर्दू दोनों है। और राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी। दोस्तों, इस प्रकार आज हम लोग उद्देशिका और राष्ट्रीय प्रतीक को कंप्लीट कर लिए हैं। कल का जो टॉपिक है हम लोग शुरू करेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता। ये 2 टॉपिक को कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचता रहे।